बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक मैथ्स MCQ सेट्स, चैप्टर नंबर 1 सेट्स MCQs। ठीक है, इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आपके 50% मार्क्स जो है वो MCQs पर डिपेंड करते हैं, ये बात तय है। ठीक है, सबसे मुश्किल MCQs जो आएंगे नो डाउट मैथमेटिक्स के होंगे, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना आता है, लेकिन अगर उससे हवाले से आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए थ्योरी का, कुछ भी नहीं आता। ये मैं मानता हूँ बात के 99% बच्चों को थ्योरी का पता ही नहीं है, अलिफ बे भी। उनको क्वेश्चन दे दें, सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे। सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है, इसमें भी रट्टा। अब यहाँ आ जाइए ज़रा, पहले मैं आपको ज़रा MCQs मैथ्स के MCQs का बता दूँ। ठीक है, उसके बाद जितने टॉपिक्स पार्ट 1 में कवर होते रहेंगे वो तुम देख लेंगे। मैथ्स के MCQs जो हैं वो दो तरह के होते हैं। 90% MCQs वो होते हैं जो कि थियोरिटिकल बेस्ड होते हैं। 10% वो होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जवाब आएगा। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 MCQs दे दिए, 30 MCQs दे दिए, 34 MCQs दे दिए, 30 MCQs दे दिए, 30 MCQs में तो हार्डली 5 MCQs, 30 देखें 30 MCQs में से 5 MCQs जो है वो ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रफ वर्क करना पड़ेगा। आपका जवाब एक आएगा, उसके बाद फिर आप उसको टैली करेंगे, मैच करेंगे कि हाँ कौन सा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 4 चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है, तो 4 चॉइसेस में एक में आपने टिक लगा दिया, चलो मसला हल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि 5% MCQs ऐसे होंगे जिनको आप पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे उसी वक्त, जी उसी वक्त रफ पे सॉल्व करेंगे। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होंगी। फिर जब आपको जवाब मिल जाएगा तो फिर आप अपने जवाब को टैली करेंगे ऑप्शंस में से, फिर उस पर टिक लगाएंगे। बाकी रहेगा हमारे पास 90% MCQs, वो ऐसे होंगे जिनमें आपको सिर्फ थ्योरी के होंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे और टिक लगा देंगे। समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर अगर आपसे बोला जाए कि जो है वो होल नंबर्स का आ जाता है, नेचुरल नंबर्स का आ जाता है, या इवन नंबर्स का आ जाता है, प्राइम नंबर्स का आ जाता है, तो आपको पता है इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सबको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कर लेंगे इजीली। समझ में आ रही है बात? तो ये दो तरह के MCQs होंगे, इनमें प्रॉब्लम होगी आपको, जो थोड़े से सॉल्व करने वाले होंगे, लेकिन छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बहरहाल आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें से हमारे कितने टॉपिक कवर हो सकते हैं। बुक खोल लीजिए, अपनी बुक अपने साथ रखिए और लेक्चर नोट करें। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना MCQs से हमारी जान कैसे छूट सकती है, MCQs जो हैं ये, इनको कैसे करें हम, कौन सा ऐसा हमारे पास जादू है? एक ही जादू है। अगर तो आपने समझ लिया तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेक्चर को नोट करना। आप यकीन कीजिए, लेक्चर को जब तक आप नोट करने की हैबिट नहीं डालेंगे ना अपने अंदर, आपको चीज़ क्लियर नहीं होगी। बस एक जुमले में मैंने आपको आपके सारे मसलों का हल बता दिया। लेक्चर को नोट करने की हैबिट डालिए। अब देखते हैं कितने लेक्चर नोट करेंगे। बहरहाल चैप्टर नंबर 1 का ये आपका आ गया सेट्स का पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 के ऊपर क्या क्या तफसीलात हैं, एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको नहीं पता कि आपसे वो क्या पूछ ले, ये रिवीजन उसने बोला हुआ है। रिवीजन में क्या, इस रिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले इस वर्ड को समझना, नोटेशन। अब ये देख के आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया है। नोटेशन पता नहीं क्या भाई, नोटेशन नाम है, सिंबल है। नोटेशन मतलब सीधा सीधा नाम और कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे नाम नहीं। ये नोटेशन का जब भी मतलब आए आप समझ जाइए कि आपसे कोड वर्ड में बात हो रही है। कोड वर्ड, कोड में बात हो रही है। कोड में पता है ना कैसे बात होती है, सीधी सीधी थोड़ी बात होती है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये, अब आप टेंशन में आ जाएंगे, पता नहीं ये क्या लिखा है। ये नोटेशन है। आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि आपको नोटेशंस को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यानी कि कोड वर्ड्स को समझना पड़ेगा, सिंबल्स की ज़बान को समझना पड़ेगा। आसान लफ्ज़ों में बात है, नोटेशन मतलब सिंबल्स की ज़बान को आपको समझना पड़ेगा। तो सिंबल्स की ज़बान ये क्या है, अब आप इसको क्या मतलब देंगे? और अगर मैं ये लिख दूँ
अब इसको क्या मतलब देंगे आप, ये भी एक टेंशन है। तो बात ये है कि ये आप समझ लें ज़रा कि इसमें क्या है नोटेशन। सबसे पहली बात ये है कि नोटेशन में सेट का नाम क्या है, रिवीजन में आपको बता दूं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछेंगे एमसीक्यूज़ के अंदर, इतनी हाँ मुश्किल चीज़ें थोड़ी ना पूछेंगे, मुश्किल चीज़ें तो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें पूछेंगे। आपसे पूछा जाता है सेट का नाम क्या है, सेट का नाम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सेट्स के नेम के लिए, नोट करते जाइए। स्मॉल लेटर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्मॉल लेटर्स, ये एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो मिसाल के तौर पर ये ए बी सी डी, ये आपके सामने क्या है, ये सेट है, ये सेट है। सेट की डेफिनेशन वगैरह तो बाद में देख लेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो रटी भी है आपने। इसको ज़रा समझें क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सेट है, अगर ये सेट है तो सेट का नाम कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कैपिटल लेटर में। अच्छा, सेट में कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो कहाँ है, वो ये रहे। अब इनको ज़रा आप लिखने की तरकीब देख लीजिए। यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स जो हैं ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट्स जब भी आप लिखते हैं कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या, रिपीटेशन ना हो, रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए उनके बीच में, कॉमा, कॉमा, पैरेंथेसिस होने चाहिए, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ये मतलब ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कहते हैं ना इसको, ये होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, और सेट का नाम होना चाहिए। अब सेट के नाम में आप पूरा शजरा नसब नहीं लिखेंगे सेट का, बल्कि सेट के नाम में सिर्फ कैपिटल स्मॉल कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, और आप वो कैपिटल लेटर जो है वो सेट का नाम होगा। मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, अब ये देखें, ये जो तफसील लिखी हुई है ना, ये नोटेशन की फॉर्म में, सब नोटेशन है, सब कुछ नोटेशन है, सब सिंबल्स की ज़बान में बात हुई हुई। अब यहाँ पर ये स्मॉल लेटर ए जो आपको नज़र आ रहा है, आप समझ गए कि अब ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल ए जो है ये सेट के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए जो है ये किसका एलिमेंट है, ये बी का। अभी बीच में क्या है, इसकी तफसीलात आगे बताता हूँ। अभी सब कुछ आएगा। सिंबल्स की ज़बान को आसान लफ्ज़ों में आपको सीखना पड़ेगा, जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करें इसके लिए, ठीक है। और क्या बात बताइए इन्होंने, अभी बताते रहते हैं साथ साथ। सेट की डेफिनेशन और लॉ से रिलेटेड मैंने बात बताई थी तफसील से। मैंने कहा था कि इनके साथ आप छेड़छाड़ न करें। डेफिनेशन है या लॉज हैं, इनमें एक एक वर्ड बड़ा ही कैलकुलेटेड होता है। मैं कहता हूँ कि रटना नहीं है, और बाबा इनको रटें, आप इनको रटें, इनको रटें, इनको रटें, इनसे छेड़छाड़ ना करें। डेफिनेशन आपको मिलती हैं, लॉज आपको मिलते हैं, इनमें जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो अगर इसकी सेट की डेफिनेशन की तरफ आए तो क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब इज्तमा, इज्तमा बोलें तो जमा, कलेक्शन, इज्तमा, जमा हो जाना, किन चीज़ों का जमा हो जाना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन है सेट की। क्या मतलब है इसका, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो लिखी हुई थी वही लिखी है, ठीक है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो कि वेग ना हो, गैर वाज़े ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आप उलझन का शिकार हो जाएं। मिसाल के तौर पर हवा, एक रूम के, इस रूम में भी हवा मौजूद है, अब एयर है, एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। तो गैसेस किससे मिलके बनती हैं, मॉलिक्यूल्स से। अगर मैं बोल दूं आपको कि मैंने सेट बना दिया, सेट ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रूम, तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, बेवकूफ़ वेग होगी, क्योंकि एक कोई चीज़ इसकी लिमिट ही नहीं है, तो बड़ा मसला हो जाएगा इससे। तो गैर वाज़े ना हो, गैर वाज़े ना हो, वेल डिफाइंड मतलब बिल्कुल वाज़े क्लियर हो, जो चीज़ें हों वो एग्जिस्ट करती हों, उनका वजूद हो और वो समझ में आने वाली हों। दूसरी बात ये कि वो डिस्टिंक्ट हो।
डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ। अब मुख्तलिफ से मतलब ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर आपने वेजिटेबल्स का सेट बनाया है वेजिटेबल्स का, तो उसके अंदर आपने भिंडी, प्याज, तोरी ये सब कुछ रख दिया, उसी में आपने एप्पल भी रख दिया, बीच में एप्पल भी रख दिया, तो अब ये वेजिटेबल का सेट तो नहीं कहलाएगा ना, आपने बीच में एक फल रख दिया। अब यहाँ पर इसमें आपने भिंडी रखी हुई है, प्याज रखी हुई है, तोरी रखी हुई है, शलजम रखी हुई है, ये जो चार मैंने नाम लिए हैं आप देखें ये चारों एक दूसरे से अलग अलग हैं। भिंडी, प्याज, तोरी, ये तीनों चारों चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हैं। एप्पल को तो हटा दें अभी, अगर एप्पल आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सेट कहलाएगा ही नहीं, वेजिटेबल्स का सेट नहीं कहलाएगा। प्लांट्स का सेट बन सकता है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो हैं ना। तो वेजिटेबल की बात अगर करें तो भिंडी, प्याज, तोरी, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो वेजिटेबल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब वेजिटेबल्स हैं तो आप देखिए है तो सही सारी वेजिटेबल, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं ना। भिंडी अलग है, प्याज अलग है, तूरी अलग है तीनों सब्जियां ही, लेकिन तीनों अलग अलग भी हैं। मतलब हो एक ही नस्ल की, उसके बावजूद भी उनमें फ़र्क होना चाहिए। ये है आसान सी बात, इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट, कि वो मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। लेकिन मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं है कि आपने भिंडी, प्याज, तूरी के साथ जो है वो आपने एप्पल को रख दिया, इस तरह का डिस्टिंक्ट नहीं, इस तरह का डिस्टिंक्ट नहीं, बल्कि एक ही नस्ल की हों और उनमें फ़र्क हो, उनमें फ़र्क हो एक ही नस्ल की, एक ही ख़ानदान की हों। जैसे सब्जियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी फ़र्क है उनमें। तो ये बात है इसकी, ये डेफिनेशन हो गई। चीज़ें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं ज़रा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि काम की चीज़ों की तरफ जल्दी हम आगे चलें, टाइम थोड़ा है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो हमारे पास टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। अब सेट जो है वो, सेट तो कॉन्सेप्ट जर्नल है, सेट का मतलब है कलेक्शन। चाइना के बर्तनों का सेट अगर आपने बना लिया, चाइना के बर्तनों का सेट बन गया। अब सेट जनरल आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की तरफ आते हैं तो अगर थोड़ी बहुत जो अकल रखता होगा उससे भी पूछेंगे भाई ये सेट तो आम जिंदगी में बर्तन वाले के पास भी जाऊँ, बोले चाइना के सेट, चाइना के बर्तनों का सेट, मार्बल का सेट, प्लास्टिक के बर्तनों का सेट, ये जनरल वर्ड है, सुनते हैं। लेकिन एक मैथ्स में अगर ये सेट इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा जहन क्या कहता है, हमारा जहन फ़ौरन क्लिक करता है यार मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे, यही सब कुछ होगा ना, और क्या होगा। तो यकीनन यहाँ पर अगर कलेक्शन हो रही है तो इसमें यकीनन क्या होंगे, नंबर्स ही होंगे, और क्या होगा, नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। अब नंबर्स के सेट अगर हम बनते हैं तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3, पता है सर, पक गए ये सुन के, ठीक है भाई, मुझे भी पता है, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता चल रहा हो, अभी सबका सोचना चाहिए ना, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। क्या नंबर सिर्फ यही है आपके पास, नहीं भाई, ज़ीरो भी तो एक नंबर है, अगर ज़ीरो भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 जो है इनको हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस इसका मतलब, एलिप्सिस ये डॉट 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 जो है इनका मतलब है इसका कोई एंड नहीं है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो ज़ीरो भी आपने शामिल कर दिया, ये जो है वो अब सेट बन गया होल नंबर्स का। अब यहाँ जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये होल नंबर्स का सेट बन गया। अच्छा, क्या कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर, और कोई नंबर नहीं है क्या, इसमें इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर्स का भी तो हो सकता है, प्राइम नंबर्स का भी तो हो सकता है सेट, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इवन नंबर्स का भी तो हो सकता है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि अपने ही टेबल में आते हैं, बस दूसरे किसी की टेबल में नहीं आते। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट, ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। 2 3 5 7, और कौन कौन से हैं इसके मुताबिक चलते हैं भाई। अच्छा, ये प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया।
इवन नंबर्स हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। बस आसान सी बात है, जो 2 के टेबल में आते हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स में कौन कौन से हैं? 0, 2, 4, 0, 2, 4 और 6 डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता रहेगा। अब याद रहे कि इवन नंबर्स के अंदर ये 0 यहाँ पर जो है ना वो शामिल है, कैपिटल लेटर से इसको लिख रहे हैं। फ़र्क रखिएगा, ये गड़बड़ा मत जाइएगा। आप कहेंगे सर 0 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, 0 2 के टेबल में नहीं आता। मिटा दो इसको, 0 2 के टेबल में नहीं आता। अभी फ़िलहाल आप फिर मुझसे कोई एक लंबी तकरीर सुनने बैठ जाएंगे, इसलिए अभी इस ऑब्जेक्शन को साइड में रख दें। अभी तो फ़िलहाल अच्छे बच्चों की तरह बस जो बता रहा हूँ फ़िलहाल उसको जहन में रखें कि इवन नंबर्स में हमारे पास 0 भी शामिल है। और इवन नंबर्स में सिर्फ 0 शामिल नहीं है, बल्कि इवन नंबर्स जो हैं वो उसमें 0 +-2 +-4 +-6 डॉट 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 आगे जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये कि +2 भी है और -2 भी है, अगर दोनों नंबर्स को एक साथ बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो गया। बहुत डिटेल है इसके अंदर, बहुत डिटेल है, अभी मैं किसी भी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा, उसके बाद फिर ये इवन नंबर्स हो गया, और कौन सा है? ओल नंबर भी हो गया। ऑड नंबर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? +1 से जो शुरू है, +1 +-3 +-5 +-7 +-9 डॉट 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 डॉट। इनको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, ये इसमें ऑड नंबर्स जो हैं इनमें भी हमारे पास +1 भी है, -1 भी है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, और क्या क्या है? इवन हो गए, ऑड हो गए। अब जो बताने जा रहा हूँ, कितनी चीज़ें बता दी हैं मैंने नेचुरल नंबर्स का बता दिया, इवन नंबर्स का बता दिया, ऑड नंबर्स का बता दिया, प्राइम नंबर्स का बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट करते रहिए, बस नोट करते रहें, ज़हन नशीन करते रहें। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर हर चीज़ जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताई है, पेयर में बनाई है। पेयर में, उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़रा ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट, पेयर में बनाई है। इंसानों का पेयर देख लें आप, मर्द और औरत है। इसी तरह जानवरों में और दूसरी चीज़ों में पेयर आपको लाजमी नज़र आएगा। इसी पेयरिंग सिस्टम को इंसानों में भी देखते हैं, जानवरों में भी देखते हैं। ठीक है, नंबर्स में भी देखते हैं। अगर +2 है तो -2 भी है, ये बात तय है। +2 है तो -2 भी है। अच्छा, अब यहाँ पर इंसानों के अगर हम देखें तो इंसानों में +- का सिस्टम अगर देखें तो इंसान मर्द भी हैं, इंसान औरतें भी हैं, है ना? मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। नंबर्स जो हैं वो भी 2 कैटेगरी के हैं हमारे पास। पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये 2 इंतहाएँ हैं, बीच में 0 है, ये बॉर्डर है इनका। 2 इंतहाएँ हैं, 2 एक्सट्रीम्स। ये पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया है, ये नेगेटिव नंबर्स की दुनिया है। समझ में आ गई बात? अब जो कुछ भी होगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ज़रा उसको समझिएगा। जो कुछ भी होगा इन्हीं नंबर्स के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं है कुछ भी, इन्हीं नंबर्स के बीच में, ये बात तय है। कोई सा भी नंबर आप उठा लें, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, कुछ भी आप कह लें, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कोई भी आप नंबर उठा लें, इनसे बाहर नहीं होगा। क्योंकि ये दुनिया पूरी बना दी ना नंबर्स की, पूरी दुनिया बना दी है ना भाई नंबर्स की। समझ आ रही है बात? ये बाउंड्री बन गई, इससे बाहर नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर्स में होंगे, नेगेटिव नंबर्स में होंगे, 0 बीच में बॉर्डर है, खत्म हो गई कहानी। क्या समझाना चाह रहा हूं? अब समझाना चाह रहा हूं वो इसको, ये Z किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को। इंटीजर्स
अब आप देखें ये 1 जो है ना, 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है ना? क्या आप इसको मना करेंगे कि नेचुरल नंबर नहीं है ये नेचुरल नंबर। 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, 1 जो है वो होल नंबर भी है। क्या डिनाई करेंगे कि ये होल नंबर नहीं है? होल नंबर है। अच्छा, 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। इसके अलावा क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये इवन नंबर तो नहीं है। अच्छा, इवन नंबर नहीं है, फिर क्या ये ऑड नंबर है? ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर तो है, ऑड नंबर तो है ना भाई? ऑड नंबर चेक कर लो, हाँ सही है बिल्कुल, ये ऑड नंबर है 1 जो है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर भी है, ये इंटीजर भी है। अगर सवाल आपके जहन में फौरन ही क्लिक करेगा यार क्यों बोलने की ज़रूरत है आखिर इंटीजर, अब मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखें। ये हमारे पास आप एक, अगर इस बात को आपने समझ लिया ना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने, ध्यान से, बहुत अहम बात। एक चीज़ के कई नाम होते हैं, एक चीज़ के, एक शख्सियत के कई नाम होते हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें आप। मुझे आप देख रहे हैं, मेरा नाम ह्यूमन भी है, ध्यान लगाइए, मेरा नाम ह्यूमन, इंसान। क्या मैं डिनाई करूंगा? कोई मुझे बोलता है ह्यूमन, मैं डिनाई करूंगा? नहीं, मैं इंसान। उसके बाद मैन, क्या डिनाई करूंगा? नहीं भाई हूँ। उसके बाद पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डिनाई करे, मैं करूंगा डिनाई? नहीं। फिर मुस्लिम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डिनाई करूंगा? नहीं। आसिफ, डिनाई करूंगा? नहीं। अब एक शख्सियत के इतने सारे नाम है यार, सोचने की बात है ज़रा। मैं मुस्लिम भी हूँ, ये भी मेरा नाम है, पाकिस्तानी भी हूँ, ये भी नाम है, मैन हूँ, ये भी नाम है, ह्यूमन हूँ, ये भी नाम है, आसिफ हूँ, ये भी नाम है, और भी हैं आगे। मैं किसी भी एक नाम से इनकार नहीं कर सकता, ये सब मेरे नाम हैं एक ही शख्सियत के। लेकिन आप ज़रा देखें कि अब दूसरे किसी शख्स को लेते हैं, कोई अमेरिका में है, तो वो हमारे अब नाम देखें मैच करेंगे? अमेरिका वाला ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, वो मैन है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है वो विमन हो, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। पाकिस्तानी है, नहीं वो अमेरिकन है। मुस्लिम है, हो सकता है हो सकता है ना हो। आसिफ है, नहीं उसका कोई दूसरा नाम होगा। मैं क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जितने भी है ना, ये जितने भी, जिस तरह दुनिया में जितने इंसान हैं, सारे के सारे कहीं भी बसते हों, इंडिया में हों, पाकिस्तान में हों, किसी जंगल में रह रहे हों, जंगली हों, अनपढ़ हों, जाहिल हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, मर्द हों, औरत हों, लेकिन उनका एक नाम तो है, और वो है ये। क्या नाम है? ह्यूमन, इंसान। इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। चाहे वो किसी मुल्क का हो, किसी सूबे का हो, किसी ज़बान का हो, किसी मकतब फ़िक्र का हो, कुछ भी हो, वो इससे डिनाई नहीं करेगा। वो बोलेंगे आप इंसान हैं, बोलेगा मैं हूँ। बात समझ आ गई? इसी तरह ये जितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स हैं, ख़त्म हो गई यहाँ पर नंबर्स की कहानी। बाकी जितने नंबर्स आएंगे सब इन्हीं में आएंगे, रैशनल भी, इर्रेशनल भी, रियल भी, जितने नंबर होंगे इन्हीं में आएंगे। इन सब का भी एक नाम है, और वो है इंटीजर। समझ आ गई बात? इसको क्या है ये? इंटीजर। इनमें से एक नंबर भी डिनाई नहीं करेगा कि मैं इंटीजर नहीं हूं। आप 1 को कहेंगे कि इंटीजर हो, बोलेगा मैं इंटीजर हूं। इसको कहेंगे -4 को इंटीजर हो, इंटीजर हूं भाई। 0 को बोलेंगे इंटीजर है, बोलेगा मैं इंटीजर हूं। समझ में आ गई बात? इससे कहानी बाहर नहीं जाएगी। हमारे पास ये वो सेट है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये, इसके बाद 2, ये 1 जो है इंटीजर सब मान रहे हैं, लेकिन 1 को ले ले, 1 को बोलेंगे आप क्या? 1 तुम इवन नंबर भी हो, बोलेगा इवन नंबर नहीं हूँ, इंटीजर हूँ, इवन नंबर नहीं हूँ। फिर बोलेंगे आप क्या ऑड नंबर हो? हाँ। फिर कि उसके बाद क्या? तो जिस तरह ये सारे लोग हैं, वो इंसान होने से इनकार नहीं करेंगे, इंसान है, इंसान है। आगे दूसरी जब आप उनके नाम लेंगे तो उससे वो बोलेंगे नहीं हमारी कैटेगरी अलग है, आप अमेरिकन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, और कैटेगरी निकल आएंगी।
एक बात तो है, ये सब के सब इंटीजर्स हैं, इससे तो इनकार आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटीजर्स का जो सेट होगा मतलब वो सारे नंबर्स का सेट होगा, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, ज़रा ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसके पास प्लस लगा लीजिए z के ऊपर, नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इसके ऊपर माइनस लगा लीजिए। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि इंटीजर की बात हो रही है। वो कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। अगर ये आ जाता है z के ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। और अगर ये z प्लस आ जाता है तो समझ जाइए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इस वाले को, इस z को, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ जीरो भी, अब सब है तो इसमें सब आएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, डॉट 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 एलिप्सिस। ये बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ती रही है कहानी। ठीक है भाई, आगे चलें। अब इसका भी मामला निमट गया। अब इसके बाद और एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है रैशनल और इरेशनल का, वो तो मैं चैप्टर नंबर 2 की जब कराऊंगा MCQs, उसमें बहुत डिटेल है, और तो पता नहीं कितनी वीडियो बनेंगी अभी इसके ऊपर, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, अब रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया। रैशनल नंबर, इसको सॉरी रियल नंबर कर दिया, ये और ये Q है, Q के ऊपर ये नॉट का साइन है, NOUGHT नॉट इसको कहते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये NOUGHT मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है इसको ये कहते हैं। हो सकता है ये ना हो भाई, मुझे अभी भी इसका श्योर नहीं है, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है, तो बताइएगा आप भी इसमें। ये क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, इसी पे मैं फंस जाऊँगा। अभी तो मैं पता नहीं आपको आगे और उसमें क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी है, बताने के लिए इतना कुछ है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वही बता देता हूँ। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ एज इट इज़, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, x अपॉन x और क्या है इज इक्वल टू P अपॉन Q और सेमी कॉलन P कॉमा Q और एप्सिलॉन, इसका मतलब है बिलोंग्स टू Z, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यही पढ़ने में नहीं आ रहा ना आपको, मैंने कहा था ना कि सिंबल्स की ज़बान पढ़ना, उसको समझना सीखिए, आपको सेट्स की ज़बान समझ में आ जाएगी। अब ज़रा देखिए, बोल रहा है रैशनल नंबर का सेट है ये, रैशनल नंबर्स का सेट। अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x कोई सा भी नंबर हो सकता है। आगे बताने से पहले एक क्लियर कर दूं, हो सकता है मैं सबको ये चीज़ समझा ना सकूं, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये पढ़ के बता रहा हूँ यार। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, फिर क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है डंडा सा, ये डिवाइड का साइन है, इसको यहाँ पढ़ेंगे कैसे, सच दैट, इसको ऐसे पढ़ेंगे सच दैट। अब ये x की बात वो पहले कर चुका है, ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब ये x जो नंबर होगा वो असल में क्या होगा, अब x आपको क्लियर नहीं हो रहा था ना, उसने आगे बता दिया कि भाई x जो होगा वो P अपॉन Q होगा। क्या होगा, x क्या होगा, P अपॉन Q होगा। अब ये P अपॉन Q क्या है, समझ में तो आ गया। ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x जो है असल में वो P अपॉन Q होगा। P अपॉन Q आसान लफ्ज़ों में भाई ये फ्रैक्शन है, जगह भी छोड़िए, फ्रैक्शन इसको कहते हैं P अपॉन Q। आसान लफ्ज़ों में 1/2 देख लीजिए, ये जो अपॉन वाले नंबर हैं, ठीक है, इनको फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। और P अपॉन Q जो है ये क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन ही है, P अपॉन Q, अपॉन वाले नंबर फ्रैक्शन। तो बोल रहा है जितने अपॉन वाले नंबर हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि x हमें शुरू में क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसने बता दिया कि x असल में ये P अपॉन Q है। समझ आ गई बात। फिर आगे वो सेमी कॉलन लगा रहा है, अब क्लियर और बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है,
सेमीकोलन। अब ये P और Q को बता रहा है कि ये P और Q जो दो नंबर होंगे, ऑब्वियस ही बात है ये P जो है ये भी कोई नंबर होगा, Q जो है वो भी कोई नंबर होगा। फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं तो वो कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 6। तो ये P अपॉन Q जो है यहाँ जो नंबर आएंगे, बोल रहा है कि वो नंबर जो है वो ये एप्सिलॉन कहलाता है सिंबल, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहलाता है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, यहाँ पर ये क्या मतलब दे रहा है आपको, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। वो बोल रहा है ये जो P अपॉन Q बिलोंग्स टू, बोल रहा है ये जो दो नंबर होंगे P और Q ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब क्लियर हुई बात, मैंने इंटीजर का इसीलिए पहले समझाया, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इसके ऊपर देखिए Z के ऊपर प्लस नहीं लिखा हुआ, Z के ऊपर माइनस भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ Z लिखा हुआ। इसका मतलब वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो +1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया का भी कोई नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर्स की दुनिया का भी कोई नंबर हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। जब इंटीजर की बात हो गई तो ख़त्म हो गई ना बात। लेकिन वेट करें, वो आगे कुछ और भी शर्त कह रहा है। तो इसका मतलब बोल रहा है लेकिन Q जो होगा, Q कहाँ है, डिनोमिनेटर में ये रहा, Q जो होगा ऐसा इंटीजर होगा जो कि जीरो ना हो। समझ आ गई बात। उसने बोला है P जो है वो इंटीजर हो, P कोई सा भी हो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बोल रहा है जब Q की जगह पर आप आए, अपॉन वाली जगह पर आप आएंगे तो यहां पर आप पॉजिटिव इंटीजर ले लें, नेगेटिव इंटीजर ले लें, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। वो बता रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस शर्त का ख्याल रखें। तो अब इसको ये तो मैंने डी कोड किया है। अब ये रैशनल नंबर आपको क्या बता रहा है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, आसान लफ्ज़ों में जो P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, है ना सर। ये बात शुरू में ही बता देते, इतनी तकरीर कर दी, अब आखिर में बता रहे हैं रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म वाले होते हैं। भाई ज़रा इतना आसान होता तो बात ही क्या है, अभी बड़ी डिटेल है इसके अंदर, चैप्टर नंबर 2 में बात होगी इसके ऊपर। तो P अपॉन Q जो है वो अपॉन वाले जो भी नंबर जो फ्रैक्शन में होंगे, ये क्या है, ये फ्रैक्शन वाले नंबर, ये सब के सब ये रैशनल नंबर हैं। बस अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से अगर ये आ जाए, अगर ये बात मैं आपको आसान लफ्ज़ों में MCQs में मिल जाती ना कि भाई P अपॉन Q वाले नंबर्स कौन से होते हैं, आप तो बोलते हैं मज़ा आ गया, हमें तो पता है, उसको रैशनल नंबर कहते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यही बात अगर MCQs में इस शक्ल में दे दी जाती है, x अपॉन x इज इक्वल टू P अपॉन Q और ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते, पता नहीं क्या लिखा हुआ यार। तभी तो शुरू में बात बोली थी, नोटेशंस को समझिए, सिंबल्स की दुनिया को मीनिंग दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा, रैशनल इर्रेशनल। अभी क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। सब कुछ वही होगा, मिटा दूं। रैशनल इर्रेशनल। अब क्या कह रही है आपकी बुक, इसको भी देख लें। इसमें कह रहा है x अपॉन एक्स, अब ये समझ में आ रहा होगा आपको, इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q। और P और Q जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, लेकिन Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखें कितनी अजीब व गरीब इसने बात लिख दी है यहाँ पर। ये इर्रेशनल नंबर का सेट है, बोल रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू P अपॉन Q, नॉट इक्वल टू P अपॉन Q। अब सोचने की बात है P कि वो P अपॉन Q के बराबर है ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ इस बात का, अभी नहीं बता सकता, बहुत तवील बात हो जाएगी, बहुत तवील, अभी नहीं बता सकता कि इसमें क्या भेद है। तो ये तो हम चैप्टर 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने जो याद रखना है, कुछ चीज़ें सिर्फ रटनी है, वो ये फ़र्क है इसका इर्रेशनल नंबर का, पहचान के लिए आपकी। ठीक है भाई। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है हमारे पास रियल नंबर का सेट आ जाता है। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा,
रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ये भी जिस तरह इंटीजर्स वाला सिस्टम था ना, ये इसमें भी बहुत डिटेल है। ये रियल नंबर, ये भी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, बहुत तफसील है इसमें भी। तो ये रियल नंबर्स क्या बता रहा है यहाँ पर? रियल नंबर जितने हाँ बस टू द पॉइंट और आसान सी बात, जितने रैशनल नंबर्स हैं और जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं सबको आप एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो उनका जो सेट बनेगा वो रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहा मैंने? जितने हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हमारे पास होते हैं, इसी तरह नेगेटिव रियल नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। बहरहाल यहीं पे इस पार्ट 1 को ख़त्म करता हूँ, ये काफ़ी है, इनफ बहुत। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता था, मेरी ये कोशिश नहीं। मैं जानता हूँ कि एक हमारी हद है समझने की जो ना, उसके बाद मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ। और अभी तो एक पेज पूरा नहीं हुआ, आज एक पेज हुआ है, वो भी कच्चे पक्के कॉन्सेप्ट से मैंने पूरा तरीके से बयान भी नहीं किया, नहीं कर पाया ना। रियल नंबर इरेशनल नंबर्स को अभी तक नहीं कर पाया। रियल नंबर्स की कहानी तो अभी पड़ी हुई है, ये रियल क्यों कहते हैं, बहुत डिटेल है। तो वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। कितने पार्ट बनेंगे देखिए, मुझे इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आधी अधूरी बात करना ये मुझसे नहीं होता। MCQs अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, धोखा दीजिए मज़े से, तो अल्लाह बेहतर करेगा आपके रिज़ल्ट को। हम दुआ करते हैं, अच्छा है, दुआ ही कर सकता हूँ भाई। अब ये ऐसी दुआ होगी कि आगे खड्डा है और मैं दुआ कर रहा हूँ, आप चलते जा रहे हैं मुंह ऊपर करके और आगे इतना बड़ा खड्डा आ रहा है और आप बोल रहे हैं मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं मुंह ऊपर करके चल रहा हूँ, तो मैं खड्डे में गिरूँ नहीं? भाई आप गिरेंगे यार, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ? तो बिल्कुल इसी तरह है, ये मजाक नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 1 हो गया सेट का, ठीक है, MCQs का। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं सारे फाइन आर्ट जो कुछ भी है इसके अंदर, कितने पार्ट बनेंगे। अभी इसके सेट के ही कितने पार्ट बनेंगे MCQs के, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल ठीक है, अल्लाह मालिक की कोशिश करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।